अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान अकील मलिक और आप इस वक्त यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आपकी आवाज़ में प्रोग्राम सुन रहे हैं अदीब और हम। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जो शायर मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जो भी शेर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वो उन्हें बखूबी जानता है। वो अपने शेर के ज़रिए पहचाने जाते हैं, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए पहचाने जाते हैं और इससे ज़्यादा इस बात पे पहचाने जाते हैं कि वो दोस्त और यारबाश आदमी हैं। वो दोस्ताना निभाना जानते हैं। आज के इस अहद में, इस पूरा शोब अहद में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपना किरदार हमारे सामने लाते हैं। बहुत सारे शेर आपको उनके याद होंगे, आपने उनके शेर फेसबुक पर भी पढ़े, आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी और आपने उनको मुशायरों में भी सुना होगा। जहाँ पर भी जाते हैं अपने शेर के ज़रिए पहचाने जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद खालिद नदीम शानी साहब से है और आप सब जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सीधा हम मुद्दे पर आते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अमूमन तो ये पूछा जाता है कि आपने शायरी का आगाज़ कब किया, जबकि हमारा मानना है कि एक शायर जो है वो अपनी पैदाइश से ही शायर होता है और उससे ये सवाल करना कि आप कब शायर बने, क्यों बने, वो वजूहात क्या थीं, ये एक बिल्कुल रिवायती सा सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके इस मियाँ वाली शहर में ये जो अदबी फ़िज़ा है, इसका ज़ाहिर है कि हमारे जो बाकी दबिस्तान है, जैसे लाहौर का दबिस्तान है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कराची का दबिस्तान है, तो हम ये समझते हैं कि मियाँ वाली का शहर जो है और इसके मुल्हिका जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो एक अलग अपना एक दबिस्तान रखते हैं। आप इसके बारे में क्या, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क में दो तरह के दबिस्तान पाए जाते हैं, एक मरकज़ का और एक मज़ाफ़ात का। मरकज़ का दबिस्तान हर कहीं आपको मिलेगा, यानी अगर आप कराची की बात करेंगे तो कराची को मरकज़ मानना पड़ता है, लाहौर की बात करेंगे तो आपको लाहौर को मरकज़ मानना पड़ता है। इसके अलावा हम सब जो इधर दूसरे दूर दराज के इलाकों के शोरा हैं, हम मज़ाफ़ाती दबिस्तान से मुताल्लिक़ हैं। तो मज़हर न्याज़ी भाई ने बहुत पहले कहा था कि दूर से दूर स्याह रात में ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है मज़ाफ़ात में ज़िंदा रहना। क्या कहना? तो मज़ाफ़ाती ये उस वक्त की बात थी, खैर जब हमें सोशल मीडिया और फेसबुक वगैरह की दस्तयाब नहीं थे, उस वक्त बहुत मुश्किल था मज़ाफ़ाती दबिस्तान के लिए मरकज़ तक को मुतासिर करना। हमेशा मज़ाफ़ाती अदब ने मरकज़ को मुतासिर किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से किया। जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से आज मज़ाफ़ात का शेर या अदीब सामने आ रहा है और अपना आप मनवा रहा है, वो पहले नहीं था। वो बहुत तगो-दो, बड़ी मेहनत, लगन, शौक़ और कमिटमेंट से ही लोग आगे आया करते थे। लेकिन अब उससे आधी से भी कम मेहनत करनी पड़ती है किसी अदीब को, किसी शायर को, और वो अगर उसके पास कुछ है तो वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मज़ाफ़ात के जो शुअरा हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ जो है वो इन ईवानों तक पहुंच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सर ये समझता हूं कि हमारा जो मज़ाफ़ाती अदब है उसकी जो रिकग्निशन है वो मरकज़ में उस तरीके से अब भी मौजूद नहीं है, उसकी आवाज़ बाज़गश्त नहीं होती। जैसे आप इस्लामाबाद या लाहौर या आप कराची में चले जाएं तो वहाँ पर जिन नामों का हमारे सामने नाम लिए जाते हैं उनमें कहीं नहीं ये नाम लिया जाता कि खालिद नदीम शानी को शायर है, निसार तासीर को शायर है, मज़हर न्याज़ी साहब को शायर है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में मरकज़ में जब आप अदब की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर
एक अलग सी एक अदबी सियासत आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ आपको बहुत बड़े बड़े बुत नज़र आएंगे और वहाँ उसकी परस्तिश होती नज़र आएगी, और एक अलग से धड़े बंदियाँ आपको नज़र आएंगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के देवता हैं जिनको मानने वालों की एक कसीर तादाद अलग धड़े से ताल्लुक़ रखती है, कोई अलग धड़े से ताल्लुक़ रखती है। तो वहाँ उनके अपने मसाइल इतने हैं कि वहाँ गुंजाइश नहीं है कि निसार ताज़ीर का नाम लिया जाए, खालिद नदीम जानी का नाम लिया जाए या मज़हब न्यारी का। वहाँ उनके अपने बहुत मसाइल हैं। वहाँ उनकी आप जो शोर सुनाई देगा, जो हाव हू आपको दिखाई देगी, वो आपस की चपकलशी दिखाई देगी आपको। वहाँ शेर के मुताल्लिक या शेर बाबत बात होती आपको नज़र नहीं आएगी। आप कहेंगे कि बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पर बात हो रही है, हल्का अरबाब ज़ौक़ है या मुसन्निफ़ीन तरक्की अदब की मुसन्निफ़ीन जो अपने हल्का रखते हैं, और वहाँ पर तनकीद के हवाले से भी बात हो रही है और शेर के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। मरकज़ में जितना बड़ा दबिस्तान होता है मरकज़, और उसमें मज़ाफ़ात को भी साथ लेकर चलना होता है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल कि कोई मरकज़ अपने मज़ाफ़ात के अलावा मरकज़ नहीं होता। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। अगर उसके पास उसका मज़ाफ़ात ही नहीं है तो फिर उसकी मरकज़ियत ख़त्म हो जाती है। ये बात जो है वो ऐवानों को सोचनी चाहिए, बिल्कुल इसके मतलब उनको सोचना भी चाहिए और रिकॉग्निशन भी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि हमारे जो बड़े ऐवान हैं, जो मराकज़ हैं, वहाँ पर हर चंद के बहुत बड़े नाम हैं और उनकी अदब के साथ कमिटमेंट भी हमें नज़र आती है, तो क्या ये कमिटमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता कि आप अपने मज़ाफ़ात के उन अच्छे लोगों को जो कम से कम आप ही चलने समझते हैं कि आप समझ लिया कि वो मज़ाफ़ात में एक अच्छा शायर मौजूद है, उसको क्या ये इसको अदबी कमिटमेंट में शुमार नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि अब रास्ता, जैसे मैंने कहा कि अब रोका नहीं जा सकता, तो मजबूरी है, अब सीनियर्स की भी मजबूरी है कि वो जो नए लिखने वाले आ रहे हैं, इतनी बड़ी क्लिप आ रही है, या जो अच्छा शेर मज़ाफ़ात में कहा जा रहा है उसको तस्लीम किया जाना ज़रूरी है, और उसको उसकी जो हक़ है, जो जितनी इज़्ज़त है तख्लीक़कार को जितनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जितना हक़ है उसको दी जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मामला दीगर है। यहाँ ये समझा जाता है कि अगर किसी के अच्छे शेर और अच्छे तख्लीक़ पर अगर हमने उसको दाद देना शुरू कर दिया और हमने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया, तो हमारा जो चिराग जल रहा है ये बुझ जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि ज़ाहिर है कि आप बहुत अच्छे शायर हैं और आपके साथ कोई मज़ाफ़ात से उसका एक अच्छा शायर आपके पास आ जाता है तो आपका चिराग कभी बुझेगा नहीं, बल्कि तारीख़ तो ये भी रकम करेगी कि फ़लाँ शायर की विसातत से एक बहुत अच्छा शायर वो सामने आया। अदब अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ तो कोई चीज़ नहीं, अदब से वाबस्ता लोग ये क्रेडिट लेने के बजाय ये कोशिश करते हैं कि इसको सामने नहीं आना चाहिए अभी, अगर ये सामने आ गया तो फिर मुझे कौन सुनेगा, ये बहुत एक अहम रिपीटेशन। असल में ना एक बात ये है कि मरकज़ का जो, मैं ज़ाहिर है आपके चैनल के तवज्जुह से ये सारी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाएगा, तो सॉरी टू से बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं और बहुत अच्छा कहने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं मरकज़ में बैठे हुए उनके पास मौज़ूआत बहुत कम है। जी बिल्कुल, शेर के हवाले से उनके पास रिपीटिशन बहुत ज़्यादा, रिपीटिशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि मज़ाफ़ात से आया हुआ बंदा जो इतने सारे फितरी मज़ामीन लेकर आ रहा है उसको उसके सामने हमारा ठहरना मुमकिन नहीं हो। ज़ाहिर एक पॉलिटिकल जो ये पॉलिटिकल सोसाइटी होती है, हाँ। और आपका एक नेचर के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो ज़ाहिर है एक जैसे तजर्बात अखज़ नहीं कर सकता। वो जो कॉस्मोपॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का, वो आपकी जो जमालियात है जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, वो उस तरीके से अपने शेर का हिस्सा नहीं बना पाता क्योंकि वो उस तजर्बे से नहीं गुजरा ही नहीं है उसने। तो वो उसको अगर लाएगा भी तो अपनी तख़य्युलाती या इमेजिनरी जो उसके एब्स्ट्रैक्ट बन रहे हैं, इमेजेस बन रहे हैं, वो वही उसकी शायरी का मिसाल आपको देना चाहूँगा अकील भाई। एक शेर मैंने कहा था, उस पर कई दोस्तों ने कहा कि
शहर वालों को इस हवाले से रगीदने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैंने कहा मैंने जो बात की है आप इसको समझें कि अब शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि शेर अर्ज़ करता हूँ कि शहर वालों को क्या खबर खालिद, शहर वालों को क्या खबर खालिद, चांदनी के किस बला को कहते हैं। शहर वालों को क्या खबर खालिद, चांदनी किस बला को कहते हैं। अब जो ये चांदनी का बला होना है ये मज़ाफ़ाती को पता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये फितरत से जुड़े हुए बंदे को पता है कि चांदनी बला कैसे बन जाती है। शहर में रहता हुआ शख्स जो बारिश होने का मुंतज़िर होता है कि अगर बारिश हो जाए, मतला साफ़ हो, तो कहीं चांद नज़र आए, कहीं सितारे नज़र आए, इसका रोमांस ही एक अलग है। जाहिर है। तो जो मज़ाफ़ाती शख्स है, जो फितरत से जुड़ा हुआ शख्स है, वो तो रोज़ इनसे बातें करता है, वो उनके साथ चलता है, इनके साथ रहता है, इनके साथ बसता है। ज़िंदगी अपनी बसर इन्हीं फितरत के जो मज़ाहिर हैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है और वही तजुर्बात उसकी शायरी का हिस्सा भी बनते हैं और वो मुनफरिद होते हैं। ज़ाहिर है कि हर एक इंसान का नुक्ता नज़र सोचने का मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाविया निगाह से देख रहा होता है और हर किसी से चांद हम कलाम होता है, लेकिन मुख्तलिफ बात करता है। बहुत अच्छी, क्या कहने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ख़ुसूसन चूँकि हम इस वक्त मियाँवाली में हैं और ये जो हमारा मियाँवाली के जो शुअरा हैं उनके हवाले से कहिएगा कि आज की जो नौजवान नस्ल जो आपके बाद के ज़माने की नस्ल है वो शेर की तरफ राग़िब हो रही है। अब देखें कि फ़ेसबुक ने ज़ाहिर बहुत सारे दरवाक़ किए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे फ़ितरी मज़ाहिर हैं जिनका हम अभी ज़िक्र कर रहे हैं उसको इस कॉस्मोपॉलिटिकल जो सिस्टम है, हम फेसबुक के ज़रिए हर गांव में भी पहुंच चुका है, कहीं वो मुतासिर तो नहीं कर रहा उसकी जमालियात को? किसी हद तक कर रहा है। असल में जो आज का नौजवान शायर है, जो हमारे बाद की नस्ल है, उसको दो चीज़ों का इदराक नहीं है। एक कि मुशायरा शायरी या तख्लीक के लिए एक जुज़ की हैसियत रखता है, कुल नहीं है। मुशायरा जाती सियासत हो या मुशायरा आपने पढ़ना है और कहीं जाना है और बहुत सारे आपकी ख्वाहिश है कि आपने मुशायरे पढ़ने हैं, तो ये आपको कोई आपकी तख्लीक को आगे ले जाने का कोई इतना बड़ा ज़रिया नहीं है। जब तक आपकी तख्लीक में, आपके शेर में कोई दम खम नहीं होगा तो मुशायरे या आपकी जो मुशायरा जाती सियासत है वो आपको आगे नहीं ले जा सकती। नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि सीनियर्स को जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट है वो ज़रूर देनी चाहिए। अब इस हाव में ख़ुसूसन आपने मियाँवाली का जिक्र किया है तो मैं इस हवाले से बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे नौजवान जो हमारे बाद आने वाले हैं माशाल्लाह बहुत नस्तालीक तबीयत के और बड़ा इज़्ज़त देने वाले और बहुत मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं और बहुत अच्छा कह रहे हैं। उसमें सदाकत न्याजी है, मेयर फार्म नाम से है, पहले उन्होंने अब अदबी नाम मेयर फार्म कर लिया है, पहले उनका नाम अब्दुर्रहमान आबी था, बहुत खूबसूरत शेर कह रहे हैं। और उसके बाद रिजवान हैं, उसके बाद मीसम नकवी बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत सारे, सावन शबीर की अभी जी आप देखें, तासीर को आप देखें कितना खूबसूरत शेर कह रहा है, बहुत। और एक बड़ी तादाद है, अरशम न्याजी है, साइम जी है। साइम जी तो खैर हमारे हम उम्र हैं और हम समझते थे। अरशम न्याजी है और बहुत सारे हैं नौजवान जो बहुत खूबसूरत कह रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़ा मुझे खुशाइंद लगता है कि ये बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है मियाँवाली। अच्छा, क्या इसकी ये वजह हो सकती है, एक तो ज़ाहिर है कि फ़ितरत के मज़ाहिर हम मज़ाफ़ात में रहने वाले हैं तो उसके साथ जुड़े हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो जितने भी आपने नाम गिनवाए हैं ये अपना मताला जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से एक अच्छा लिखारी और कारी होने की हैसियत से उसको करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि किसी हद तक तो मैं जिन नौजवानों को जानता हूँ वो मुताले के शायद, क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ा इशू है कि दूर होते जा रहे हैं, मताला से दूर होते जा रहे हैं और अपनी विजदानी कैफियत के ज़रिए जितना शेर कह सकते हैं वो कह देते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है आपको जितना अपना मुताला है, जितना मुशाहिदा है, आप उसी दायरे में ही रह सकते हैं, उससे बाहर आपने सिर्फ टामक टोइयाँ मारनी होती हैं, उसके अलावा आप क्या करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि साथ साथ मुताला होना चाहिए। और हम तो खैर आपको कहते रहते हैं
कि ये आपके लिए महमेज करेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुताला जारी रखें और हर किस्मी अदब का मुताला जारी रखें। इसमें आप ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू अदब को तरजीह दें, इलाकाई ज़बानों का अदब आपको जी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आपको दूसरी ज़बानों के तराजम पढ़ने से आपको बहुत कुछ मिलता है। आप जहाँ आलमी अदब से रजू करें, आप देखें कि वहाँ किस बात को बड़ी बात कहा जा रहा है। आपको इल्म होना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं, शायर और अदीब का मसला क्या है आजकल, इस तक आपको इदराक होना चाहिए, ताकि आप उस आलमी तनाज़ुर में देखते हुए आज के आदमी को, अपने इर्द गिर्द के आदमी को क्या पैगाम देना है, आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात की है। एक सवाल मेरे जहन में आपकी इसी गुफ्तगू के वसातत से हुआ कि क्या शायरी के अंदर किसी पैगाम की मौजूदगी का होना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि बतौर लिखारी अगर आप ये सोच समझ कर लिखना शुरू मतलब करें, लोग जैसे हमने पढ़ा कि आपका जो बदेसी अदब है वो भी हमने पढ़ा कि एक शायर जो है वो वाइज नहीं होता, वो एडवाइजरी नहीं वो देता। मैं यही कहने वाला था कि अगर शायर ये सोच ले, ये समझ ले, तख्लीकार ये प्री प्लान लिखना शुरू करे कि मैंने कोई पैगाम देना है, तो फिर उसे नहीं लिखना चाहिए। बहुत अच्छा। फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका वो फिर दूसरे प्लेटफार्म है, उसको उधर जाना चाहिए, उसको तबलीग करनी चाहिए, वाइज का काम है, उसको सहाफ़त करनी चाहिए, वो बतौर सहाफ़ी लोगों को बेहतरी की तरफ लाए या उनको बताए कि क्या ठीक है क्या गलत है। अदब का ये काम नहीं होता। अदब ये सब कुछ ना करते हुए भी पैगाम देती है। तो उसमें सबसे जो बुनियादी काम को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसको समझना ज़रूरी है कि आप अगर लिखारी हैं और आपको बस पता हुआ है, आप लिखने वाले हैं और आप नफ़रत की तरोीज कर रहे हैं, आप नफ़रत लिख रहे हैं, तो आप एक पैगाम बहरहाल दे रहे हैं दुनिया को, और आप अपने पढ़ने वालों को, अपने जानने वालों को मुतशद्दिद रवैयों की तरफ ला रहे हैं। और इसी तरह अगर आप कोमल जज्बों के शायर हैं, आप उसी एहसास के बल बोते पर आप कोमल जज्बों को नज़्म करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका एक पैगाम मोहब्बत है जो सब तक जाता है, एक पैगाम अमन है जो सब तक जाता है, और ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी सबके लिए बहुत अहम पैगाम है। अच्छा, एक मामला जो आजकल एक शायरी के अंदर हमें दिखाई देता है कि वैसे तो ज़ाहिर है कोई भी सिन्फ़ सुखन हो, वो ज़िंदगी के जितने भी मज़ाहिर हैं या जितने भी मुशाहिदात हैं या ज़िंदगी की जितने भी मौज़ूआत हैं, वो अदब उसको अपना हिस्सा बनाता है। लेकिन अब बात यूँ है, जैसे मंटो ने बहुत सारे अफसाने लिखे, उसमें हमारा जो माशरे की कोताहियाँ थीं, जो मजबूरियाँ थीं, वो उसने बड़े अच्छे तरीके से पेंट की हैं। बेशक। अब मामला ये हो गया है कि अब जो हमारा नया लिखने वाला है वो ये कहता है कि ये बातें बिल्कुल अयां, वाज़े और उरियां होनी चाहिए और अपने शेर के अंदर भी वैसी ही होनी चाहिए। तो क्या ये रवैया ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को उरियानी के साथ ही पेश करें? क्या आपके पास इतना वस्फ़ नहीं है कि किसी चीज़ को रैप करके शुगर कोटेड आप माशरे आला आप अगर लिख रहे हैं तो आपका हक है, आप जितना उरिया लिख सकते हैं आपका हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप उसे आला अदब नहीं कह सकते। उसका एक पैमाना है, उस पैमाने पर पूरा उतरने के लिए फिर आपको बात तहज़ीब के दायरे में करनी पड़ेगी। आप एक तहज़ीब के नुमाइंदा हैं तो उस तहज़ीब को आप झटक कर आगे नहीं बढ़ सकते। आप उस तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बात करेंगे, और बात करने का जो सलीका हमें अपनी तहज़ीब से मिलता है, तो मेरे ख्याल में हमने बल्कि उसातिज़ा को पढ़े तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी ऐसे रैपर में लपेट कर की गई हैं कि जब खोली जाती हैं तो फिर बंदा रह जाता है कि कैसे खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरती से कहा है। एक वो तकाजे जो इंसानी फितरी तकाजे होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, और बात मुकम्मल हो गई पूरी जमालियात के साथ। यानी कि आप देखें कि उरियानी में वैसी जमालियात तो नहीं है जिस तरह एक पर्दे में होती है। आप अगर उसको पर्दे में वही गुफ्तगू करें तो उसका लुत्फ़ जो है वो दुबाला किया जा सकता है उसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और
हम बहुत सारे मौज़ूआत को समेटना चाह रहे हैं कि देखें कि हम खालिद नदीम शानी साहब से कितना सीख सकते हैं और जो नए लोग हैं वो उनसे कितना सीख बिल्कुल सकते ऐसा हैं। नहीं मैं मुब्तदी हूँ, बल्कि आपसे अकील मलिक के पास बैठकर हमेशा सीखा है और हमेशा सीखता रहूँगा। अब नज़्म के हवाले से मुझे बताइएगा कि हमारे जो मियाँ वाली है इसमें नज़्म की फ़िज़ा कैसी है? मैं समझता हूँ कि नज़्म की फ़िज़ा कोई इतनी अच्छी नहीं है मियाँ वाली। मियाँ वाली शेर व नगमा की धरती है। ज़्यादातर जहाँ पर जो शायरी अपना सर उठाती है, लहलहाती है, वो गीत की सूरत में होती है और उसका जो बुनियादी जो मियाँ वाली का तो खेल शायरी आप जिसे कहेंगी, वो जिसके लिए मियाँ वाली मशहूर है, वो गीत निगारी है। तो गीत निगारी को आप वैसे आप अदब में बड़ी सानवी हैसियत देते हैं, आप क्या मतलब है पूरी दुनिया, लेकिन हमारा चूँकि शेर व नगमा के हवाले से, सरायकी गीत के हवाले से पूरे वसेब पर हुक्मरानी रही है, ताहाल हुक्मरानी है, तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है और हम इस पर बड़े इतराते भी हैं। तो नज़्म बहुत कम कही जा रही है, बहुत इस पर संजीदगी से मियाँ वाली में काम होता मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे आपने नगमा निगारी और गीत निगारी के हवाले से गुफ्तगू की है कि बहुत ज़्यादा मुतरन्नम ज़ाहिर है, वो पूरा एक म्यूज़िकल उसके अंदर एसेंस और उसकी खुशबू आ जाती है, महक आ जाती है। तो मेरे ख़्याल में तो यहाँ के लोगों को गज़ल की निस्बत नज़्म की तरफ ज़्यादा आ जाना चाहिए था, क्योंकि गीत के अंदर भी नज़मियाँ ही मौज़ूआत तर्ज तो वही है, इस्तेमाल होते हैं, आप बजाय इसके कि वो सीधा सरायकी से उठे और उर्दू की गज़ल की तरफ राग़िब हो गए। असल में चूँकि सरायकी शायरी भी अब बड़ी शिद्दत से गज़ल की तरफ रजू किए हुए हैं, बड़ी सब ने दौड़े को मुस्तरद कर दिया। बहुत सारी असनाफ जो हैं सरायकी शायरी की अब तर्क की जा रही है और गज़ल पर उसका बुनियाद रखी हुई है। नज़्म भी कही जा रही है सरायकी में, लेकिन गज़ल बहुत ज़्यादा कही जा रही है। तो इसी तरह जो शायर सरायकी गीत निगारी से मुतल्लिक़ होता है, वो बजाय नज़्म की तरफ आने के, वो जब उर्दू की तरफ आता है तो फिर बजाय नज़्म के गज़ल की तरफ आ जाता है। दो तीन अच्छे नाम हैं, निशान हैदर बहुत खूबसूरत नज़्म कह रहे हैं, ख्याल मेहदी नज़्म कह रहा है, और भी अच्छे नाम हैं जो मैंने ख़ुद भी नज़्में कही हैं, लेकिन मैं बाकायदा जिसे नज़्म पर काम कहते हैं वो होता दिखाई नहीं देता। अच्छा, हमारे पास बहुत वक्त महदूद है और हम बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रहे थे। हम आपसे गज़ल भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल कि जब भी दोड़े का ज़िक्र आता है तो ये गुर्बत का तस्वुर जो है ये क्यों हमारे जहनों में आ जाता है कि जैसे ही दौड़ा आया और एक इमेजरी गुर्बत की बन गई? देखिए, एक बात, दौड़ा दो चीज़ों पर मुनहसर था, जैसे आपने कहा ना, उसके दो बुनियादी मौज़ूआत थे, एक महबूब की बेवफाई और दूसरा गुर्बत का तज़किरा कि हम कितने गरीब लोग। तो देखें, बहुत सारे इलाके हमारे मियाँ वाली में आज भी ऐसे हैं। 2021 में आपको शायद अजीब लगे कि 2021 में भी आज ये वज़ीर आज़म का हल्का है, हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान यहीं से जीत कर वज़ीर आज़म बने, लेकिन इसी तहसील में बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर नहीं है। जहाँ 2021 में पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर ना हो, वहाँ दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत अच्छी बात। तो वो सामीन जो ये समझते हैं कि दोहरा सिर्फ़ गुर्बत और वफ़ा और बेवफ़ाई पर मुनहसर है, उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि उसके पीछे सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि लोग उस दर्द को सिर्फ सुनना चाहते हैं, बल्कि उसके पीछे वो दर्द मौजूद है, वो सच्चाइयाँ मौजूद हैं जो उनके दौड़े में, जो शरायकी दौड़े में या बाकी जितने भी इलाकाई दौड़े हैं उनके अंदर दर आती हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी हकीकी सच्चाइयाँ हैं जो ये असनाफ़ अपने दामन में समेटे हुए हैं। अब हम अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जी तो चाह रहा था कि हम बहुत सारे सवालात करें, लेकिन वक्त नहीं है और हम खालिद नदीम शानी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने कोई कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। मैं ज़रूर गज़ल सुना देता हूँ आपको। गज़ल के कुछ अशार हैं। जी बिस्मिल्लाह। तुम्हारा हिज्र मनाया
तो मैं अकेला था। तुम्हारा हिज्र मनाया तो मैं अकेला था। जुनून हश्र उठाया क्या तो मैं कहने, अकेला था। क्या कहने, क्या कहने। और ये मेरी अपनी दुआएं जिन्होंने रद्द होकर, ये मेरी अपनी दुआएं जिन्होंने रद्द होकर गले से मुझको लगाया कि मैं अकेला था। क्या कहने, क्या कहने। दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी। दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया किसी ने आके जगाया तो मैं अकेला था। क्या कहने, क्या कहने। दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी किसी ने आके जगाया तो मैं अकेला था। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में। क्या कहने। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। क्या कहने, क्या कहने। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। और तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी। क्या कहने। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी मेरी समझ में जब आया तो मैं अकेला था। क्या कहने, क्या तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी मेरी समझ में जब आया तो मैं अकेला था। कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में। कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में खुदा ने मुझको बनाया तो मैं अकेला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर है कि दयारे गैर गया था मैं खुशियाँ लाने को। दयारे गैर गया था मैं खुशियाँ लाने को पलट के गांव जब आया तो मैं अकेला था। क्या कहने। कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। जी तो नाजरीन, ये थे खालिद नदीम शानी साहब, जिनका ताल्लुक़ मियांवाली से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट है, बताना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिन तक नहीं पहुंचती आवाज़ और बिल्कुल वो नाआशना होते हैं, तो उन तक ज़रूरी है कि एक शायर का नाम और उसके इलाके का नाम, जो उसकी पहचान है, जो उसकी जन्म भूमि है, उसका तज़किरा जो है वो एक शायर को जो मिट्टी के साथ रुझा गुंधा हुआ है, उसको बहुत खुशी होती है कि उसका नाम उसके अपने शहर के साथ पुकारा जाए। तो हमारे साथ खालिद नदीम शानी मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में किसी और शायर को, किसी और अदीब के साथ हम इसी तरीके से हाज़िर होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, सवालात करेंगे अदब के हवाले से, आलमी अदब के हवाले से। तब तक के लिए अपने मेज़बान अकील मलिक को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।